Hello everyone, myself Preeti, BSc Chemistry Honors final year, roll number 67. Today this is a presentation video on topics of biological chemistry. तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंजाइम्स के बारे में. एंजाइम्स क्या होते हैं? द ग्लोबुलर प्रोटीन विच हेल्प इन कैटालाइजिंग रिएक्शन आर कॉल्ड एंजाइम्स. ये किसी भी रिएक्शन की कैटालिटिक प्रॉपर्टी को एनहांस कर देते हैं और रिएक्शन इजीली कंप्लीट हो जाती है. इसके बाद बात करें हम इनके नेचर के बारे में, तो ये दो तरह के होते हैं. एक होते हैं सिंपल एंजाइम्स, एक होते हैं कंजुगेटेड एंजाइम्स. सिंपल एंजाइम्स जिनमें सिर्फ अमीनो एसिड होता है वो होते हैं, और कंजुगेटेड एंजाइम्स जिनके अंदर एक प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच होता है वो कंजुगेटेड एंजाइम्स होते हैं. इसके बाद अगर हम बात करें प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के बारे में, तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट जो प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच होता है उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप्स बोलते हैं. ये दो टाइप के होते हैं. एक होता है हमारे पास कोफैक्टर, एक होता है हमारे पास को एंजाइम. जो कोफैक्टर होता है उसमें हमारे पास होते हैं मेटल आयंस नॉन प्रोटीन पार्ट में जो प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच होते हैं. अगर बात करें हम इसके एग्जांपल के बारे में, तो लाइक आयरन इन हेमोग्लोबिन. और जो हमारे पास को एंजाइम्स होते हैं उनमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नॉन प्रोटीन पार्ट के एज ए एक्ट करते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट की तरह, दैट हेल्प इन कैटालाइजिंग ए रिएक्शन. जो हमारे पास को एंजाइम्स होते हैं वो किसी भी उसके प्रोटीन के नॉन एक्टिव साइट को एक्टिवेट करके उसे कैटालिटिक रिएक्शन में हेल्प करते हैं. तो वो को एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, लाइक एनएडी, एटीपी, एनएडीपी. ये हमारे पास कुछ को एंजाइम्स के एग्जांपल्स हैं. इसके बाद अगर हम बात करें डेली लाइफ में एंजाइम्स की, तो हमारे पास सबसे बड़ा एग्जांपल डाइजेशन का आता है. लाइक डाइजेशन क्या होता है? लार्ज फूड पार्टिकल्स को एंजाइम की हेल्प से ब्रेक डाउन करके डिफ्यूजिबल फूड में कन्वर्ट करना, जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जाके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. अब जो हमारे पास ये एंजाइम के बगैर ये पॉसिबल तो है नहीं कि लार्ज फूड पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर किसी भी तरीके से ब्रेक डाउन किया जा सके. तो ये हमारे बहुत सारे, इसके अलावा भी हमारे पास एंजाइम्स के बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमें रोज़मर्रा काम आते रहते हैं. तो अगर अब इसके बाद हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम के बारे में, तो इनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. लाइक ये किसी भी रिएक्शन को एनहांस करने में हमारी हेल्प करते हैं. किसी भी रिएक्शन के रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं ये, जिससे कि वो रिएक्शन ईजीली और जल्दी कंप्लीट हो जाती है. दूसरी चीज़, ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं नेचर के अंदर. उसके अलावा वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम कैन हेल्प टू कैटालाइज ए रिएक्शन. तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं. इस और एंजाइम्स ओनली रिएक्ट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, लाइक 37 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करते हैं. ना केवल टेम्परेचर, इनकी पीएच भी ऑलरेडी डिसाइडेड होती है कि एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर कोई एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है. और द एक्टिविटीज़ ऑफ एंजाइम आर कंट्रोल्ड बाय इनहेबिटर्स. तो इसे इन सब के अलावा द मोलिकुलर मासेस ऑफ एंजाइम्स रेंज फ्रॉम 10⁴ to 10⁶ ग्राम पर मोल्स, और डायमीटर इनका रेंज करता है 10 to 100 नैनोमीटर्स. सो बेसिकली ये एक तरह के बायो कैटालिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करने में हमारी हेल्प करते हैं विद स्पेसिफिक कैरेक्टर्स. इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा हमारे पास ये भी है कि द प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब इनके इन्वॉल्व होने से सिर्फ रिएक्शन रेट इंक्रीज़ होता है, उसके अलावा ये उनकी प्रॉपर्टीज़ में या फिर उनके नेचर में कोई चेंज नहीं करते. एक हमारे पास टर्नओवर नंबर नाम की टर्म आती है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? टर्नओवर नंबर इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सब्सटेंस या फिर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म पर मिनट बाय द एंजाइम. इसके बाद हम अगर नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स के बारे में बात करें, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि पहला पॉइंट हम देखेंगे इसमें कि कोई भी एंजाइम नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ सबस्ट्रेट इट कैटालाइज. मतलब जिस भी सबस्ट्रेट के साथ ये रिएक्ट करके उसको कैटालाइज करेगा उसके अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर होगा. लाइक सम एंजाइम्स वर नेम्ड बिफोर दिस सिस्टमैटिक वे ऑफ नेमिंग ए एंजाइम वॉज फाउंड. एग्जाम्पल इसके क्या होंगे? हमारे पास पेप्सिन, ट्राइप्सिन. और इन सब के अलावा बाय एडिंग सफिक्स, इसमें ASE सफिक्स ऐड होता है एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ सब्सटेंस सबस्ट्रेट एंजाइम आर नेम्ड. तो एंजाइम फॉर कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस इज टर्म्ड एज हाइड्रोलेस.
फॉर एग्जांपल माल्टोस में अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज देगा हमें। इसके बाद अगर हम एक्शंस और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में बात करें तो हमें उससे पहले कुछ टर्म्स को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे एक होती है हमारे पास एक्टिव साइट, मतलब वो पर्टिकुलर साइट जिस पे हमारा सबस्ट्रेट आके अटैच होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर चार्ज बियरिंग साइट होती है विच हेल्प द सबस्ट्रेट टू कम एंड बाइंड विद द एंजाइम। अब इसमें भी हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, मतलब एक्टिव साइट का एक रीजन होता है हमारे पास बाइंडिंग साइट, एक होता है कैटालिटिक। अब हमारे पास बाइंडिंग साइट में क्या आता है? द रीजन ऑफ एक्टिव साइट विच हेल्प टू रिकॉग्नाइज द जेन्युइन सबस्ट्रेट टू कम एंड बाइंड विद द एंजाइम। ये होता है हमारे पास बाइंडिंग साइट के अंदर। जब बाइंडिंग साइट का काम पूरा हो जाता है उसके बाद हमारे पास दूसरी क्या होती है? कैटालिटिक साइट, जो बाइंडिंग साइट का काम पूरा होने के बाद उस जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास फॉर्म हुआ है उसको कैटालाइज करने में हेल्प करती है। अब ये मैकेनिज्म जो एंजाइम का है, इसको ये बहुत ही फेमस मैकेनिज्म है, इसको लॉक एंड की मैकेनिज्म बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्टेंट है जिसको हम सबस्ट्रेट का नाम देंगे वो आता है। वो एंजाइम के साथ एक्टिव साइट पर अटैच होता है। फर्स्ट स्टेप में ये अटैच होंगे, सेकंड स्टेप में कैटालिटिक साइट की हेल्प से ये कैटालाइज होंगे, और जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी तो थर्ड स्टेप में जो प्रोडक्ट है वो एंजाइम को लीव कर देंगे वहाँ से। तो प्रोडक्ट हमारे पास बन चुका है। उसके बाद हमारे पास जो एंजाइम बच गया है, हमारे पास जो एंजाइम, उसको हम दोबारा किसी रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि एंजाइम्स आर रीयूजेबल। तो इसकी एक फ़ोटो हम इस लॉक एंड की मेथड की इसके बाद अटैच कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के ऊपर। तो एज विद द मैनी केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इंक्रीज एट टेम्परेचर इंक्रीज। However, on a very high temperature, the rate start decreasing again because of delay of the एंजाइम। और उसके बाद कैन नो एंजाइम नो लॉन्गर कैन फंक्शन। सो इसमें हमारे पास तीन टेम्परेचर्स की रेंज होती हैं। एक होता है लो टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक हाई टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे हमें एंजाइम सब्सट्रैक्ट होते हैं, वो उनके पास लेस काइनेटिक एनर्जी होती है, दोनों के पास, एंजाइम के पास भी और सब्सट्रेट के पास भी, जिसके कारण वेरी फ्यूअर कोलिजन टेक प्लेस बिटवीन देम। उसके बाद हमारे पास आता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। एट ऑप्टिमम टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी इन द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट मोलिक्यूल इज आइडियल फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन। सो ये हमारे पास परफेक्ट टेम्परेचर होता है। इसके बाद हमारे पास आता है हाई टेम्परेचर, जिसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों के पास ही हाई टेम्परेचर होने के कारण हाई काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। बहुत ज़्यादा कोलिजन्स होने के कारण दोनों ही डीनेचर, डिले और डिकम्पोज हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती है। ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्शन। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं इसमें, जैसे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़्यादातर रिएक्शंस में फॉलो होता है। हम इनकी एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। एंजाइम्स के बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, लाइक सबसे पहले इनकी होती है फूड इंडस्ट्री में, जहाँ पे फूड की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है, या फिर फैट मॉडिफिकेशन या स्वीटनेस में इनका यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आती हैं कुछ मेडिसिनल यूजेस, लाइक एंजाइम्स आर यूज टू ट्रीट एंजाइम डेफिशिएंसी एंड अदर मेडिकल कंडीशंस। और उस एंजाइम ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन एंड स्ट्रेंथिंग द इम्यून सिस्टम। लाइक डाइजेशन का तो हमने इससे पहले डिस्कस भी किया था, कैसे लार्ज फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके डिफ्यूजिबल फूड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद हमारे पास आती है इनकी मैन्युफैक्चरिंग में, लाइक एंजाइम्स आर यूज टू प्रोड्यूस इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। या फिर इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फैब्रिक की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, या फिर रिडक्शन ऑफ वेस्ट। और एंजाइम्स आर ऑल्सो यूज इन फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड इंग्रेडिएंट इंडस्ट्री। और इन सब के अलावा अगर हम इसकी और अदर एप्लीकेशंस देखें तो वहाँ पे आ जाती है हमारे पास कि एंजाइम्स आर यूज इन मोलिकुलर बायोलॉजिकल एप्लीकेशन, या फिर एंजाइम्स आर ऑल्सो यूज इन प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स लाइक स्पेशली हार्बीवोर्स के अंदर फूड ब्रेक डाउन वही डाइजेशन के थ्रू हमारा ये हेल्प करते हैं। इसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में जो एक पॉइंट डिस्कस किया था कि द एक्टिविटीज़ ऑफ एंजाइम आर कंट्रोल्ड बाय इनहिबिटर्स। तो उसमें हमारे पास कितने टाइप के इनहिबिटर्स होते हैं, लाइक
three main types of inhibitors are there: competitive inhibitors, non-competitive inhibitors and uncompetitive inhibitors. तो जो हमारे पास competitive inhibitors होते हैं उनके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं हमारे पास की, लाइक द inhibitors competes with the substrate for binding the active site. The inhibitors is often similar to structure and shape and size of substrate. This type of inhibitors can also overcome by high concentration of substrate. सेकेंड हमारे पास आते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. इनमें क्या होता है कि ये बाइंड्स टू एन एलोस्टेटिक साइट विच इज़ नियर टू द एंजाइम एक्टिव साइट. और जो सेकंड साइट होती है एक्टिव साइट के पास, एलोस्टेटिक साइट बोलते हैं जिसे, हम वहाँ पे आके बाइंड करने की कोशिश करते हैं. द बाइंडिंग चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट, रिड्यूस द एफिनिटी ऑफ द सबस्ट्रेट. तो जब उसके साइड में ही हमारे पास आके अटैच हो जाएंगे तो जो एक्टिव साइट के लिए स्पेस होता है वो कम बच जाता है, जिसके कारण वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह पाता, उतनी एफिनिटी वो नहीं शो कर पाता जितनी वो पहले करता. इसके बाद हमारे पास थर्ड होते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. ये क्या करते हैं, दे बाइंड्स एक्सक्लूसिवली टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. दिस टाइप ऑफ इनहिबिटर्स इज रेयर इन ड्रग्स डिस्कवर प्रोग्राम बट कैन हैव ए सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस. और इन सब के अलावा जो हमारे पास एंजाइम इनहिबिटर होते हैं वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दो टाइप के होते हैं. जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं, दे ओकर व्हेन द इनहिबिटर एंड द एंजाइम इंटरेक्ट नॉन कन्वेंशनली. और जो इरिवर्सिबल होते हैं वो कब ओकर होते हैं, जब वो ये इनहिबिटर कन्वेंशनली बॉन्ड बनाते हैं उनके साथ. सो दैट्स इट फॉर द एंजाइम. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कोएंजाइम्स. कोएंजाइम, अब हमारे पास क्या होता है, कोएंजाइम आर डिफाइंड एज एन ऑर्गेनिक मोलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एक्टिव साइट ऑफ ए सर्टेन एंजाइम टू असिस्ट इन द catalyzing a reaction. More specifically, coenzymes can function as intermediate carrier of electron during these reaction or to be transferred between enzyme as a functional group. फॉर एग्जाम्पल हमारे सिलेबस के अंदर बहुत सारे 3 से 4 कोएंजाइम्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स भी हैं, लाइक कन्वर्जन ऑफ पायरेट टू एसिटिलीन कोएंजाइम CoA, या फिर थाइमिन 5 पायरोफॉस्फेट TPP, लुपोइक एसिड LA, और या फिर इसके NAD NADP. इन सब के स्ट्रक्चर्स की हम इसके बाद फोटो अटैच कर रहे हैं. इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है रेस्पिरेशन का. सबसे पहले हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन होती क्या है. तो इसमें हमारे पास आता है कि द स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मोलिक्यूल एंड देन रिलीज ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP टू परफॉर्म आवर डेली एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. मेटाबॉलिक सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. अब ये इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है कि एक तो हमारे पास होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसे हम ब्रीथिंग भी बोलते हैं. ये एनिमल्स के केस में होती है. लाइक इसमें क्या होता है कि द फिजिकल प्रोसेस which involves the exchange of gases through nostriligia, outer environment exchange of gases. और प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में ये स्टोमेटा के थ्रू हैपन होती है, जिसमें स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जिससे कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ओकर होती है. इसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है द सेलुलर रेस्पिरेशन. ये क्या होती है, इसमें आता है कि हमारे पास the biochemical process which occurs within the cell and oxidize food to obtain the cellular respiration. To obtain energy is called cellular respiration. या फिर in other words we can say that the process in which energy is released by breakdown of those या फिर other food molecules in the presence of oxygen is called cellular respiration. ये इस प्रोसेस से हम फूड को ATP में कन्वर्ट करते हैं. अब ATP जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है वो हमारी एनर्जी, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी सेल्स के थ्रू, जिससे हम डेली की एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में परफॉर्म कर पाते हैं. वहीं द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर वेपर्स एंड फ्रॉम द अर्थ एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, सनलाइट वगैरह लेके वो अपना फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं. तो हमारी सेल्स को कॉम्प्लेक्स फूड से एनर्जी मिल तो जाती है, लेकिन उसमें हम ये देखेंगे कि वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है. कुछ उसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन वेदर देयर इज़ ऑक्सीजन प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट. अगर है तो उसका यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा, उस पर भी ये बहुत डिपेंड करता है.
तो जैसे कि हमारे पास इसमें दो पॉइंट्स हो जाएंगे। पहले पॉइंट में हमारे पास है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है। दूसरे में हमारे पास है कि वो यूटिलाइज हो पा रही है नहीं हो पा रही है। तो इसमें हमारे पास आगे चल के दो पार्ट्स आ जाएंगे कि अगर रेस्पिरेशन इज टर्म्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर उसमें वो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो पा रही है तो। अगर ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो पा रही है तो उसे हम एन एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस तो यही हो गया कि एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, एनएरोबिक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता है। दूसरा, एरोबिक रेस्पिरेशन में इट लीड्स टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वहीं एनारोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रह जाता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड पॉइंट पर हम चले तो इसमें यह आता है कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड हायर, इट इज़ मोस्ट कॉमन इन हायर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल। वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन लोअर ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा अप्लाई किया जा सकता है, किया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी हुआ, इन सब में एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस करती है। एग्जांपल इन मसल्स व्हेन ऑक्सीजन प्रेजेंट इज इनसफिशिएंट। तो ये कई बार एनिमल्स में भी हो जाता है। ह्यूमन बींग्स में जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है उतना उस टाइम पे नहीं होता है, तो हम बीच में रेस्ट करते हैं तो वो वहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है हमारा। फिफ्थ पॉइंट में हम अगर इसमें बात करें कि एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस करती है, यूकैरियोटिक्स के, एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इन प्रो प्रोकैरियोटिक्स। इन सब के अलावा देर आर मैनी कॉमन रिएक्शंस या फिर प्रोसेसेस जिनमें एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों एक साथ टेक प्लेस करती हैं। जैसे कि पहले हमारे पास आ जाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन टू रिलीज केमिकल एनर्जी फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फूड, बोथ एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा कि यूज़ ऑफ कोएंजाइम एज कैरियर ऑफ हाइड्रोजन। ये किस लिए होता है कि टू रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम द ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ कोएंजाइम्स एंड ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। थर्ड हमारे पास पॉइंट आ जाएगा कि यूज़ ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड्स लाइक एटीपी टू फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र। सो एनर्जी प्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम अब आगे देखेंगे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर डिफरेंट डेली एक्टिविटीज़। सो ये हमें कहाँ से मिलती है? अब जैसे कि खाने का पहले अब्जॉर्प्शन होता है, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, फिर एटीपी फॉर्म होती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। सो from where we get these all kind of energies to do daily activities, we get energy from plant in form of food, because only the green plants and cyanobacteria can prepare their own food through photosynthesis and store light energy in the form of bonds complex organic molecules, likewise in carbohydrates, fats and proteins. In different organisms, uh, the occurrence of slow stepwise oxidation of complex in organic respiratory substrate molecules through respiration in the presence of different enzymes and coenzymes happen. And finally, the energy stored in mitochondria in form of ATP, the stored energy as ATP is so further utilized for various cellular activities. So ATP is the energy currency of cell. इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें ये जो हमारी फूड इनटेक से एनर्जी तक कैसे कैसे कन्वर्जन्स होते हैं। सो इसमें ये किसके, पहले तो हम ग्लाइकोलिस, इसमें फर्स्ट स्टेप आता है ग्लाइकोलिसिस। ये साइटोप्लाज्म में होता है और ये रेस्पिरेटरी पाथवे का फर्स्ट स्टेप है। वैसे तो किसी भी चीज़ से ग्लाइकोलिसिस करवाया जा सकता है, लेकिन द फेवरेट सबस्ट्रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज। So all carbohydrate are initially being converted into glucose before their involvement in respiration. ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके CO2 प्लस H2O प्लस E की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिससे कि तो अब हम ग्लाइकोलाइसिस के एक एक स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। Glycolysis is a metabolic pathway that convert glucose into pyrite and in most organisms occur in liquid parts of the cell. And then the free energy release in this process is used to form the high energy molecule adenosine triphosphate and reduce nicotinamide adenine dinucleotide.
इससे अलावा हम ग्लूकोज की जगह फैट्स, प्रोटीन और ग्लिसरॉल को भी यूज़ कर सकते हैं। फैट्स एंड प्रोटीन को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अगर फैट्स का ब्रेक डाउन होगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन हो जाएगा। फैटी एसिड आफ्टर उसके बाद अगर फैटी एसिड डिग्रेडेड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए बिफोर एंटरिंग इन द पाथवे, वहीं ग्लिसरॉल डिग्रेड होगा PGAL बिफोर एंटरिंग इन रेस्पिरेटरी पाथवे। और इन दोनों के अलावा अगर हम प्रोटीन का ब्रेक डाउन करवाएं तो अमीनो एसिड डिग्रेडेड टू पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ग्लाइकोलिसिस साइकिल। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये साइटोप्लाज्म में होती है और ये हमेशा एनारोबिक होती है। अब इसमें इट इन्वॉल्व्स 3 प्रोसेस थ्रू 10 स्टेप विच आर कैटेलाइज बाय ए स्पेसिफिक एंजाइम या फिर कोएंजाइम। जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है फोस्फोलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज का फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होना। सेकेंड स्टेप होता है स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज। अब ये जो हमारा ग्लूकोज है फर्स्ट स्टेप में ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज। अब इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी यहाँ पे। इसकी स्प्लिटिंग किस किस में होगी? एक होगी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट। और दूसरा इसकी हो जाएगी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट। इसके बाद थर्ड जो हमारा स्टेप होता है वो होता है ऑक्सीडेशन बाय डिहाइड्रोजनेशन, जिसमें ये हमारा ये सब हमारा कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो हमारे ये डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता, इसमें जो स्मॉल स्टेप्स कन्वर्जन होती है अब हम उनको यहाँ पे लिख लेंगे। सो सबसे पहले हमारा जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होगा, ये होगा ग्लूकोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट। ये किसकी हेल्प से होगा? हेक्साकाइनेज एंजाइम की हेल्प से, या फिर उसको हम ग्लूकोकाइनेज भी बोल सकते हैं। ये एंजाइम होगा, हम इसके आगे ई लिख देंगे। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे ATP से ADP फॉर्म होगा, ATP को यूज करके ADP फॉर्म होगा प्लस PI। ओके, सो इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट में। ये किसके ग्लूकोज से फ्रुक्टोज में किसकी हेल्प से कन्वर्ट होगा? यहाँ पे आ जाएगा फोस्फाग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम। ये भी हमारा एंजाइम है यहाँ पे। उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज से हमने फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट किया था,
ये यहाँ पर भी एटीपी को यूज करके एडीपी फॉर्म होगी। यहाँ पे हम लिख देंगे एटीपी की हेल्प से एडीपी। और यहाँ पे हमारा कौन सा एंजाइम आएगा, यहाँ पर भी हमारा फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेज एंजाइम यूज होगा। फ्रुक्टो काइनेज एंजाइम। अब यहाँ पे जो हमारी ये फ्रुक्टोज की स्प्लिटिंग हुई है, ये इनके एंजाइम लिख देंगे हम यहाँ पे, एक ये यहाँ पे हमारा जब भी कोई कीटोन ग्रुप स्प्लिट होके ये हमारे पास कीटोज शुगर है, ये दो में स्प्लिट हो गई है, कीटोन और एल्डिहाइड में, तो इनमें हमारा एल्डोलेज एंजाइम यूज होगा दोनों तरफ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन के बाद ये जो हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, क्योंकि आगे की सारी स्टेप्स में ये इन्वॉल्व होगा, तो फर्दर स्टेप्स में इन्वॉल्व होने के लिए ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसके पास 3 कार्बन कंपाउंड था, जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे इसके 2 मोल्स हो जाएंगे। तो हम पहले इसका कन्वर्जन वाला सिंबल लगा देंगे और यहाँ पे इसके 2 मोल्स हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमारे कुछ और स्टेप्स और कन्वर्जेंस बचे हुए हैं, उनको भी हम देख लेंगे। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 कार्बन कंपाउंड। तो सबसे पहले ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसमें NADH प्रोड्यूस होगा विद द हेल्प ऑफ NAD+, और एंजाइम का नाम यहाँ पे लिख देंगे हम। इसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और पूरा नाम लिखने की यहाँ पे जगह नहीं है, बाकी आप देख लेना। यहाँ पे हम इसका डिहाइड्रोक्सेनेन एंजाइम का नाम लिख देते हैं। यहाँ पे कन्वर्जन भी दिखा देते हैं NAD+ का NADH, और ये दोनों डबल डबल हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरेट। इसके भी हमें यहाँ पे 2 मोल्स मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा ADP से ATP बन जाएगी यहाँ पे। इनके 2 यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। और एंजाइम का नाम हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट था, यहाँ पे आ जाएगा अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट। एंजाइम का नाम आ जाएगा म्यूटेज। और इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी। यहाँ पे हर स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रही है, और ये सब यहाँ से 2 मोल्स चलते आ रहे हैं।
ये भी 2 मोल्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारे पास फोस्फिनाइल पायरेट। फोस्फिनाइल पायरेट। यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम यूज होगा वो होगा एनालेज। यहाँ पे हमारे पास H2O भी रिलीज होगा इस स्टेप में, और इसके भी 2 मोल्स हैं। इस स्टेप के बाद ये हमारा पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे एंजाइम यूज होगा काइनेज। ये 3 कार्बन कंपाउंड है तो ऑफ कोर्स इसके भी 2 मोल्स होंगे यहाँ पे। ये था हमारा कंप्लीट ग्लाइकोलिस कन्वर्जन। 3 स्टेप, इट इज ए 3 स्टेप प्रोसेस, और ये 10 स्टेप की हेल्प से इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इसकी एक पिक्चर ऐड कर देंगे हम नेक्स्ट क्लिप में। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक हमने इसमें क्या देखा था ग्लाइकोलिसिस में कि इट फॉलोज ऑलवेज एन एरोबिक वेदर ऑक्सीजन इज अवेलेबल और नॉट। सो हमने एक बार देख लेते हैं। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड, इसको हमने कन्वर्ट किया था पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड था। लेकिन इसके 2 मोल्स थे हमारे पास यहाँ पे। तो इसमें हमारे पास क्या क्या मिला था हमें, 2 NADH और 2 ATP। ये नेट हमारे पास आउटकम थी। ये किसके इक्विवेलेंट होता है, 6 ATP इन ETC। ठीक है। सो ये जो हमारे पास पायरुवेट बन गया है, अब इसका हमें ये देखना कि फेट क्या है आगे, ये कैसे आगे रेस्पिरेटरी पाथवे में हमारे काम आएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे फेट ऑफ पायरुविक एसिड। तो इसमें ये जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस थी ये साइटोप्लाज्म में हो रही थी, लेकिन अब ये जो आगे फर्दर हमारी रिएक्शन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस करेगी। तो यहाँ पे इसमें साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें हमारे 2 मोल्स ऑफ ATP यूज हो जाएंगे यूकरेट्स के अंदर। इसके बाद मूविंग फर्दर हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा पायरुवेट एसिड है ये कैसे आगे हमारी रेस्पिरेटरी पाथवे में फॉलो होगा। इसमें हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो एनारोबिक जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हो, एक हमारे पास आएगा जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो अगर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पायरुवेट एसिड से हमारा ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा।
डिकार्बोक्सिलेशन वर्ड से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमारा CO2 इन्वॉल्व होगी, इवोल्व होगी। तो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A 2 कार्बन कंपाउंड। इसके भी हमारे पास 2 मोल्स होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स इसके पायरुवेट के 2 मोल्स थे, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 मोल्स आ जाएंगे। अब इससे आगे ये हमारे पास क्रेब्स साइकिल आ जाएगी। यहाँ पे उसमें हमारे पास यहाँ पे 2 NADH भी निकलेंगे यहाँ से। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास सिट्रिक एसिड बन जाएगा, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है। अब ये कैसे बन गया? यहाँ पे तो हमारे पास 2 कार्बन थे, यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड आ गया। तो ये हमारे पास बन जाएगा ऑक्जेलेट एसीटेट की हेल्प से, ऑक्जेलो एसीटेट, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। और यहाँ पे ये इन दोनों के कंडेंसेशन की हेल्प से ये एक सिट्रिक एसिड, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ये बन जाएगा इनकी कंडेंसेशन से। और यहाँ पे ये एक साइक्लिक प्रोसेस बन जाएगी। यहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा? 6 NADH, 2 FADH2 और 2 GTP। ये जो हमारे GTP होते हैं ये इक्विवेलेंट होते हैं ATP के। अब यहाँ पे हम ये दूसरा पार्ट देख लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होगी तो हमारे पास फर्मेंटेशन होगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे हमें फर्मेंटेशन देखने को मिलेगी। अब वो कितने टाइप की होती है? एक होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और एक हमारे पास होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और इसके अलावा अगर आपने कभी सोचा हो मसल्स हमारी कैसे कीप वर्किंग करती रहती हैं, जबकि वहाँ पे हमारे पास विगरसली एक्सरसाइज करने के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या फिर यीस्ट फर्मेंट कैसे करती हैं बेयरली माल्ट इनटू बियर में। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास आता है कि both of these processes occur due to alternative glucose breakdown pathway that occurs when normal oxygen using anaerobic cellular respiration is not present around to act as a electron acceptor and pick up proton at the end of the electron transport chain। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसके 2 पाथवे कैसे कैसे फॉलोज हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अब आगे क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को देखने से पहले हम एक बार माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर पे नज़र डाल लेते हैं। इसमें हमारे पास एक होती है ये आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। ये हमारे पास होता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस। सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और यहाँ ये होता है हमारे पास एक श्रेष्ठे, और ये जो अंदर वाला स्पेस है इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। यहीं पे हमारी क्रेब्स साइकिल ऑकर होती है।
नाउ मूविंग फर्दर टू क्रेब्स साइकिल। अब हम देखते हैं क्रेब्स साइकिल इन डिटेल। इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी बोलते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये कहाँ पे ओकर होती है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने पीछे पायरुवेट तक पूरी ग्लाइकोलिस प्रोसेस देख ली थी। 2 मोल्स ऑफ पायरुवेट हमारे पास थे, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो हमारा इससे क्या बन जाएगा? 2 मोल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है। ये हमारे पास कहाँ से आया? ये डीकार्बोक्सिलेशन होने के कारण यहाँ से 3 कार्बन से 2 कार्बन कंपाउंड बन गया है। तो ऑफ कोर्स यहाँ से एक CO2 रिलीज हुई होगी और यहाँ पे 2 NAD को यूज करके हमारे पास 2 NADH प्रोड्यूस हुआ है। इन सब के अलावा ये इनमें एंजाइम कौन सा यूज हुआ था? पायरुवेट डिहाइड्रोक्सेज डिहाइड्रोजिनेज। ये हमारे पास एंजाइम यूज हुआ है। TPP लिपोइक एसिड, Mg2 पॉजिटिव, ये सब हमारे पास रिलीज हुआ है यहाँ पे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा। ये होगा यहाँ पे सिट्रेट, जो कि किसकी हेल्प से होगा? ऑक्सोलेट एसीटेट, ऑक्सो एसीटेट। और ये कौन से एंजाइम की हेल्प से होगा? ये होगा हमारा सिट्रेट सिंथेज। जो ये हमारा एंजाइम यहाँ पे यूज होगा और यहाँ पे H2O और को एंजाइम A भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से H2O रिलीज होगा। एंजाइम हमारे पास आएगा एकोनिटेज और प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा हमारे पास सिस एकोनिटेट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ से H2O मिलेगा। आइसोसिट्रेट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। एकोनिटेज एंजाइम यूज होगा और इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अल्फा कीटोग्लूट्रेट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ से भी NAD को यूज करके NADH फॉर्म होगा। ये भी काफ़ी स्टेप्स में होगा। यहाँ से हमने डायरेक्ट दिखा दिया। इसके बीच में भी एक स्टेप और भी है। यहाँ पे पहले
ऑक्जेलो सिसिनेट फॉर्म होगा। यहाँ से भी हमें NAD पॉजिटिव और NADH रिलीज होगा। और ये इसके बाद ये अल्फा कीटो ग्लिसरेट फॉर्म होगा। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा? कार्बोक्सिलेज एंजाइम। यहाँ पे भी हमारे पास CO2 रिलीज होगा। आइसोसाइरेट से ये अल्फा कीटोग्लिसरेट बनने में हमारे पास कौन सा एंजाइम यूज होगा? यहाँ पे होगा डिहाइड्रोक्सीजिनेज एंजाइम यहाँ पे हमारे पास यूज होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा सिस्नाइल कोएंजाइम A। यहाँ पे भी NAD से NADH फॉर्म होगा। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो होगा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और यहाँ पे कोएंजाइम A की हेल्प से CO2 भी रिलीज होगी। मूविंग फर्दर, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ससिनेट ससिनाइल कोएंजाइम A। सिंथेटेज एंजाइम हमारे पास यूज होगा। GDP से GTP फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक और GTP कोएंजाइम A प्रोड्यूस होगा। मूविंग फर्दर, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म हो जाएगा फ्यूमरेट। इसमें भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा। और FAD से FADH2। मूविंग फर्दर, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा माल्टोज मैलेट। फिमरेज एंजाइम यहाँ पे यूज होगा। H2 यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। और इससे फिर फर्दर हमारा ऑक्सिलेट फॉर्म होगा। मैलेट डिहाइड्रोजिनेज फॉर्म हो जाएगा। NAD पॉजिटिव NADH यहाँ पे हमारा फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद इस पूरी क्रेब्स साइकिल का कंटिन्यू होने के लिए हमारा ये ऑक्सैलो एसीटेट का लगातार फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज क्रेब्स साइकिल। इसके बाद हम इसकी एक पिक्चर ऐड कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे।